इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। तो ये कहानी है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, और इस बार विक्टिम कोई औरत नहीं बल्कि एक पुरुष है, जिसे हमारा सो कॉल्ड समाज बचपन से समझाता आया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसीलिए उसको और उसकी फैमिली को टॉर्चर करके कैसे भी उसकी मेंटल हेल्थ के साथ खेला जा सकता है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और उससे तो कोई तकलीफ होगी ही नहीं। फीमेल्स के लिए इतने लॉ बना दिए गए हैं ताकि हम एक अच्छा समाज बना सके और सोसाइटी में भेदभाव को खत्म किया जा सके, लेकिन क्या एक पक्ष को ऊपर खड़ा करके और दूसरे पक्ष को लात मार के नीचे ढकेल देना ये इक्वालिटी है? शायद इक्वालिटी का मतलब ये तो नहीं। इक्वालिटी तो तब है ना जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, और हमें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं, पर जो फर्क है वो बहुत खूबसूरत है और हमें उसे समझना चाहिए, साथ ही उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। या फिर हम मान लें कि इक्वालिटी अब है क्योंकि पहले लड़की के माँ बाप डरते थे कि कहीं उनकी लड़की को दहेज के लिए मार न दिया जाए, अब लड़कों की पूरी फैमिली डरती है कि कहीं कोई एक गलत लड़की घर में आ करके और वो लड़की एलिमनी के नाम पे पूरे घर को तहस नहस कर दे और साथ ही उनके लड़के का जीवन भी उजाड़ दे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हम लोग इक्वालिटी के रास्ते में हैं, क्योंकि अब दोनों ही पक्षों में डर का माहौल है। लड़का और लड़की दोनों ही अब शादी के नाम से डरते हैं। वेलकम टू द डार्क फ्लेक्स। 9 दिसंबर को कंट्रोल रूम में कॉल आई। उस कॉल से पता चलता है कि बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर ने अपनी जान ले ली है, और वारदात पर पहुंचने पर पुलिस को एक लटकी हुई बॉडी मिलती है जिसकी छाती पर A4 शीट का एक पेपर चिपका होता है और उसमें कैपिटल लेटर्स पे लिखा होता है जस्टिस इज ड्यू। विक्टिम का नाम था अतुल सुभाष, और क्या ही मजबूरी थी इस इंसान की जिसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी थी या फिर किसने इसे मजबूर किया था इस हद तक, जिसमें कि एक पढ़ा लिखा एआई इंजीनियर, एक समझदार इंसान एक ऐसा कदम उठाता है जिसमें कि वो खुद अपनी वीडियो में कह रहा है कि मुझे इस समय अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए और मैं इस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहा हूँ और मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि उसने अपनी जान ही ले ली? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अतुल जाते जाते अपने पीछे छोड़ गया था 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्ने का लेटर। सोचिए कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा हो, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी और कितनी सारी बातें होंगी उसके अंदर जो उसे बतानी होगी, तब जाके उसने एक 24 पन्ने का लेटर बनाया होगा। अपनी मेमोरीज के कुछ पिक्चर्स दी, अपने व्हाट्सएप चैट के कुछ स्क्रीनशॉट, और 1.5 घंटे में अपनी बात को कहा, और साथ ही साथ एक लेटर ऐसा भी छोड़ा जिसमें वो चाहता था कि ये लेटर उसके भाई को दिया जाए और उसका भाई जब बेटा उसका 18 ईयर्स का हो जाए तो उसको पहुंचाया जाए। इतने सारे प्रूफ्स अपने पीछे छोड़ने के बाद अतुल ने सुसाइड कर लिया। तो ये कहानी है अतुल सुभाष की, जिनकी उम्र 34 ईयर्स थी और ये बैंगलोर की बहुत बड़ी कंपनी में एज अ डिप्यूटी मैनेजर कार्यरत थे, एंड ही इज स्पेशलाइज्ड इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनकी फैमिली जो कि बिहार में रहती थी, अतुल जो कि बैंगलोर में रहते थे और जॉब करते थे। इनकी फैमिली में 3 फैमिली मेंबर्स थे, इनकी मदर अंजू, पिता पवन और छोटा भाई विकास। अतुल के पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। अतुल एक डिसेंट लड़का था जो कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाता था। घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहने देते। एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन घर के सभी लोग चाहते थे कि अतुल अब सेटल हो जाए, मतलब कि वो अब अच्छा अर्न कर रहा है तो शादी करके अच्छे से सेटल हो जाए। अब अतुल की लाइफ में एक अच्छे लाइफ पार्टनर की कमी थी। ये भी तलाश जल्द ही पूरी होने वाली थी क्योंकि अतुल ने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाई हुई थी। इन द ईयर 2018 उनकी मुलाकात होती है निकिता सिंघानिया से, जो कि जौनपुर यूपी की रहने वाली थी। अब दोनों में बातचीत शुरू हुई, लेकिन स्टार्टिंग में जब अतुल की बात होती थी उनकी वाइफ से, तो उन्होंने बताया कि वो शुरुआत में बहुत कम बोला करती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। वो उन्हें बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की और शांत स्वभाव की लगी। तो उन्हें ये चीजें विजडम का सूचक लगी कि भाई निकिता तो बहुत समझदार है, जितनी जरूरत हो वो उतना ही बात करती है। तो ये सब उन्हें इंटेलिजेंस की निशानी लगी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी फ़ोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना? तो मैं चूँकि काफ़ी बातें वातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विज़डम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है तो शी इज़ वाइज़। बट सच्चाई ये है कि जब मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियाँ, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। पर असल बात ये थी कि उनके घर में उनकी भाभी और माँ ने निकिता को समझाया हुआ था कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब अतुल की लाइफ का एक चैप्टर आगे बढ़ता है और पता चलता है कि निकिता के फादर डायबिटीज और हार्ट पेशेंट है, जो कि चाहते हैं कि जीते जी निकिता की शादी उनके सामने हो जाए। निकिता की फैमिली के ऐसा कहने पर दोनों फैमिली राजी खुशी होते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और अप्रैल 2019 में अतुल और निकिता की शादी हो जाती है बिकॉज ऑफ निकिता के पापा की तबीयत सही नहीं थी। अब शादी के बाद अतुल ने हनीमून के लिए मॉरिशस की ट्रिप प्लान की हुई थी, पर अभी भी शादी के बाद निकिता अतुल से कम ही बात किया करती थी
और उनसे काफ़ी कटी-कटी रहती थी। इवन वो लोग बाहर भी घूमने जाते थे तो वो बहुत कम बात करती थी और अलग रहना ही पसंद करती थी। मतलब उनसे दूर-दूर रहना और कभी भी ठीक से दोनों में किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई बात भी नहीं हुई थी। अतुल के मन में कई सारे सवाल थे कि क्या कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हुई। अब उन्होंने निकिता से पूछा कि क्या हुआ है, क्या बात है, मेरे से क्या गलती हुई है या फिर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया या मैंने ऐसा कोई काम किया जो तुम्हारी नापसंद का था। तब निकिता जो है वो उन्हें बताती है कि मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी, ये शादी मेरी पसंद की नहीं है। मेरे पापा की तबीयत खराब थी, मेरे घर वालों ने काफी प्रेशर डाला जिसकी वजह से प्रेशराइज हो गए मुझे ये शादी करनी पड़ी और कोई ना कोई तो लड़का चाहिए ही था शादी करने के लिए और तुम उस हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट थे। ये सुन के अतुल को काफी झटका लगा। अब आप ही सोचिए हनीमून ट्रिप पर दो लोगों में से कोई एक ऐसी बात कर दे तो दूसरे पार्टनर के दिलो जहन में कितनी तकलीफ होगी। पर अतुल ने निकिता की बातों को समझा और उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां भरने का फैसला किया कि निकिता सारी बुरी बातें भूल जाए और अतुल ने कोशिश की कि वो खुद को निकिता के हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे, उनकी केयर करेंगे और इन सारी चीजों से निकिता का मन बदल जाएगा और उन लोग की शादी अच्छी चलने लगेगी। अब मॉरिशस से वापस आकर अतुल ने अपनी शादी में प्यार लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए जिससे कि निकिता को उनकी केयर और एफर्ट्स दिखाई दे। इसलिए अतुल अब बैंगलोर के ट्रैफिक में रोज 13 किलोमीटर ट्रेवल करके जाते थे और निकिता को पहले ऑफिस ड्रॉप करते थे, फिर शाम को वापस उन्हें 13 किलोमीटर ट्रेवल कर उनके ऑफिस से पिक करते थे ताकि निकिता को जरी सी भी तकलीफ ना हो। हालांकि ये अतुल के लिए काफी हेक्टिक वाला दिन रहता था, पर इतना ही नहीं, वो पिकअप ड्रॉप के अलावा घर पे भी काफी उनकी हेल्प करते थे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते और बहुत सी चीजों में अपने एफर्ट्स डालते ताकि निकिता को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। इसलिए अतुल ने खुद ही सारी परेशानियां उठानी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे अतुल की मेहनत रंग लाने लगी थी और निकिता को भी दिखने लगा था कि अतुल उसकी कितनी केयर कर रहा है। इसी वजह से वो भी अब अतुल को पसंद करने लगी थी और दोनों क्लोज भी आए एंड निकिता गॉट प्रेग्नेंट। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उनकी लाइफ में सिर्फ वो दोनों ही थे, पर डिसिप्लिन रीजंस के कारण निकिता की जॉब चली गई। अब निकिता सारा दिन घर पर ही रहती थी और अतुल ने घर पर एक कुक और मेड रख ली थी कि जिसमें कि निकिता को और उनके आने वाले बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अब निकिता सारा दिन घर पे ही रह रही थी तो वो के ड्रामास देखती थी और साथ ही साथ वो पूरा दिन अपनी माँ से बात करती रहती। जहाँ अतुल और निकिता क्लोज आए थे अतुल के एफर्ट्स की वजह से, वही निकिता की माँ ने उसके कान भरना चालू कर दिया था। अतुल ने बताया कि निकिता सारा दिन घर पे रहती थी और डॉक्टर ने उन्हें हेल्थी डाइट लेने के लिए और एक सही रूटीन बनाने के लिए कहा था। वही निकिता जस्ट उसका उल्टा ही करती थी, जैसे उनका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है और होने वाले बच्चे से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और इन सब चीजों में योगदान था उनकी माँ का, जहाँ निकिता को खुश रहने की जरूरत थी और पॉजिटिव सोचने की जरूरत थी। जैसा कि डॉक्टर्स और घर के बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को पॉजिटिव सोचना चाहिए और खुश रहना चाहिए, वही निकिता की माँ दिन भर उनसे सिर्फ नेगेटिव बातें करती थी और दूसरों की बुराइयां किया करती थी। इसकी वजह से निकिता के दिमाग पर भी गहरा असर हो रहा था। साथ ही साथ अब धीरे धीरे निकिता का चिड़चिड़ापन साफ दिखाई देने लगा था। रोज रोज घर में लड़ाइयां होने लगी थी। अतुल को ये सब प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स की तरह लगा, पर ये रोज रोज की लड़ाइयों ने एक बड़ी जगह ले ली थी और निकिता के मन में अतुल के लिए खटास बढ़ती जा रही थी। इस सब के बावजूद भी अतुल निकिता को रेगुलर चेकअप्स के लिए लेके जाता, उनकी दवाइयां लेकर के घर आता। घर आने पर निकिता का ख्याल भी रखता। फिर 2021 में ये दोनों पेरेंट्स बने और एक बेटा हुआ जिसका नाम व्योम रखा गया। 2021 में जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन लगा था जिसके केसेस बैंगलोर में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे और व्योम के जन्म के बाद निकिता ने अतुल को कहा कि वो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती क्योंकि वो वीक है। और हाँ, ऐसा होता भी है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ थोड़ा वीक हो जाती है, तो ठीक है, पर उस टाइम पे मेड मिलना आसान नहीं था। पर फिर भी अतुल ने किसी तरह जुगाड़ लगा करके एक हाउस हेल्पर रख ली। बाकी के दूसरे काम अतुल किया करता था। ऑफिस के काम के साथ बच्चे को भी संभालना। निकिता यहाँ तक कि बच्चे के डायपर तक चेंज नहीं करती थी। इवन वो 5-6 दिन तक नहाती भी नहीं थी। अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4-4 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। तो ये सब चीजें देखते हुए अतुल को लगा कि निकिता के पास कोई जॉब नहीं है, इसी वजह से वो घर में रह करके फ्रस्ट्रेट होती जा रही है। अतुल ने इन सारी फ्रस्ट्रेशन से निकिता को बाहर निकालने के लिए प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाई और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया और एक अच्छी जॉब पाने में उसकी हेल्प की ताकि वो इन चीजों से ओवरकम कर पाए। लेकिन सिचुएशन और बद से बदतर होती चली गई क्योंकि निकिता और उसकी फैमिली आए दिन अतुल से ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं और ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर भी निकिता का किसी काम में मन नहीं लग रहा था, जिसमें कि अतुल ने अपनी माँ को बिहार से बुला लिया ताकि वो उनके बच्चे का और निकिता का ख्याल रख सके और किसी के आ जाने से निकिता का भी मन लगा रहे। इस सब के बावजूद निकिता की माँ ने निकिता के मन में जहर घोलना और इन लॉस के खिलाफ भड़काना बंद नहीं किया। लेकिन बच्चे के खातिर अतुल ने निकिता को समझाने का भरसक प्रयास किया और साथ ही अतुल फ्यूचर गोल सेट कर रहा था ताकि जब
तक भी वो बड़ा हो, उनके पास सारी लग्जरी चीजें हो और वो सारी चीजें अफोर्ड कर सके अपने बच्चे के लिए। इसीलिए वो ऑफिस और घर दोनों जगह पर मेहनत करता। तभी उसकी वाइफ और मदर इन लॉ ने हर बार नए नए और बड़े बड़े पैसे की डिमांड करनी शुरू कर दी। जैसे कि आप इस नोट पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद भी लालच और बढ़ने लगा। उसके बाद 3 लाख मांगे गए। फिर निकिता चाहती थी कि उनके भाई का क्लाउड किचन का बिजनेस सेट कराया जाए, जो कि अतुल कराएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो घर से चली जाएगी। अतुल ने शादी बचाने के लिए 15 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया। फिर पता चलता है कि निकिता के भाई और माँ ये पैसे 1 करोड़ का घर लेने के लिए कर रहे हैं और अब तक उससे जो भी पैसे लिए गए हैं वो उस घर के लिए ही लिए गए हैं। अब अतुल को जब ये बात पता चली तो उसने अपने पैसे वापस मांग लिए, जिसमें निकिता और उसकी फैमिली बहुत भड़क गए क्योंकि उनको लगा नहीं था कि अतुल अपने पैसे वापस मांगेगा। अतुल अपने पैसे कैसे वापस मांग सकता है, ये ट्रिगर्ड पॉइंट था। और फिर उन लोगों ने 50 लाख की और डिमांड कर दी। यहाँ तक कि निकिता जितना भी अर्न करती थी उनकी पूरी सैलरी अपने घर ही जाती थी, क्योंकि निकिता की माँ का कहना था कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है तो बेटी के पैसों पर उन्हीं का हक है। अब जो अतुल से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी घर बनवाने के लिए, अतुल ने 50 लाख रुपए देने से मना कर दिया। अब निकिता और उनकी माँ ने अतुल की जिंदगी बर्बाद करने और उन्हें कोर्ट रूम तक खींचने की बात कही। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो निकिता ने बहाने से अपनी माँ को बैंगलोर वाले घर में बुला लिया और अतुल की मर्जी के बगैर उनकी सास उनके घर में रुकी रही और रोज उनके सर के पास बोलती कि 50 लाख रुपए वाली बात होती कि तुम क्यों नहीं दे रहे हो, ये वो। और उनकी बीवी भी साथ में कह रही हाँ देना चाहिए। कि इसने कोरोना में उसे बुलाया, यहाँ के रह रही है और रोज ये 50 लाख रुपए के लिए मेरी बेटी का जो सैलरी है उससे सेट ऑफ करो, हमने पढ़ाया है बेटी को, हमारा हक है इसके पैसे पे। मेरी पत्नी भी बोल रही है कि नहीं ठीक बात है ना? अब साथ ही साथ उनकी माँ चाहती थी कि अनुराग, निकिता का भाई, उनका बेटा, वो भी बैंगलोर में आ जाए और अतुल उसे भी 30 लाख रुपए दे और उनका बिजनेस यहाँ पे सेटल कराए। लेकिन अतुल ये सारी चीजें नहीं चाहता था और जाहिर सी बात है सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो निकिता की माँ का घर बनवाए और उनका लालच पूरा करे, साथ ही साथ उसके भाई के बिजनेस को भी सेटल कराए। तो अतुल ये सारी चीजों के लिए मना कर देता है और निकिता और उसकी माँ गहने, पैसे और बच्चे को लेकर के कोरोना के टाइम में ही घर से निकल जाती हैं। और इतने छोटे बच्चे को लेकर के कोरोना के टाइम पे ही वो जौनपुर के लिए निकल जाते हैं, जिस समय कोरोना केसेस की कतारें लगी हुई थी। उसके बाद ही इन लोगों ने अतुल का बुरा समय लाने की ठान ली थी और उनकी फैमिली और उनपे कई सारे केसेस लगाए और ये है उन केसेस की लिस्ट। फिर जौनपुर पहुंचने के बाद इन दोनों माँ बेटी ने अलग अलग तरीके निकाल लिए अतुल सुभाष को परेशान करने के, जिसका स्क्रीनशॉट अतुल ने शेयर किया है और बताया है कि कैसे वो अपने बच्चे से बात करना चाहते थे फिर भी उन्हें बात नहीं करने दी जाती थी। और बहुत से केसेस को निकिता ने खुद विड्रॉ किया। पहला केस निकिता ने मर्डर कर डाला और उनका कहना था कि लोग दहेज के लिए इतना परेशान करते थे कि जिसकी वजह से निकिता के फादर को हार्ट अटैक आ गया। अतुल ने इस बात का प्रूफ दिया कि निकिता के पापा पहले से ही डायबिटीज और हार्ट पेशेंट थे, इसी वजह से उनकी शादी जल्दी जल्दी हुई थी। से 10 लाख रुपए दहेज मांगे 2019 में और उन्हें इससे बहुत गहरा आघात लगा और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने सीआरपीसी 125 जो कि दूसरा केस है उसके क्रॉस एग्जामिनेशन में ये कबूल किया कि उनके पिता की मृत्यु लंबे समय की बीमारी के बाद हुआ। ये उन्होंने 2023 अक्टूबर और नवंबर में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया। दूसरा केस था नेचुरल सेक्स का। इसके लिए अतुल ने अपने वीडियो क्लिप में कहा है कि किस तरह निकिता की ये बुद्धि खराब थी, जिसमें कि निकिता कितनी ठरकी थी आप इस वीडियो क्लिप से गेस कर सकते हो। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसका बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। इसके अलावा मेरी पत्नी की एक्सपेक्टेशन मुझसे थी कि मैं उनके मलमूत्र के और बहुत से केसेस को निकिता ने खुद विड्रॉ किया, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। उसके बाद इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया शादी के बाद 2 दिन ही अपने ससुराल में रुकी थी। उसके बाद वो अतुल के साथ बेंगलुरु आ गई थी, तो वो उनके पिता और भाई से सिर्फ 2 दिन मिली और उसमें उनको कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस दे दिया गया। इसके बाद निकिता ने कई केसेस विड्रॉ भी किए, जिन केसेस में साफ पता चल रहा था कि ये झूठे हैं और अतुल और उनकी फैमिली पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। निकिता का कहना था कि ये केस गलती से उनके लॉयर ने लिख दिए हैं। इसमें इन्होंने रीजन बताया कि इनके वकील ने इन्हें गुमराह करके ये केस डाल दिया। इन्हें पता ही नहीं था कि ये केस कोर्ट में डाला है। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि मेरी पत्नी एक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमबीए इन फाइनेंस, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में एआई इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के पद पे काम करती है। सारे डॉक्यूमेंट्स में मेरी पत्नी के सिग्नेचर्स हैं। लेकिन निकिता पढ़ी लिखी थी और इन केसेस पर उनके ऑलरेडी साइन थे। फॉल्स एलिगेशंस लगाने के बाद भी जो इस केस की जज थी रीता कौशिक, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि आप अगर रीता कौशिक से जुड़ी बातें पढ़ेंगे जो अतुल ने बताई हैं तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी करप्ट जज थी। अतुल ने अपने लेटर में बताया कि कैसे 50 रुपए से करप्शन शुरू होता है और ये फिर लाखों तक पहुंचता है,
जिसमें कि रीता कौशिक ने भी उन्हें ऑफर किया था कि 5 लाख रुपए दो और मैं ये केस रफा दफा करा दूंगी और निकिता भी मान जाएगी, अन्यथा तुम और तुम्हारे पेरेंट्स ये सब लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन अतुल ने कह दिया था कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, जिसमें कि रीता कौशिक पूरी तरह से उनके अगेंस्ट हो जाती है और फिर उन्हें मेंटेनेंस चार्ज बताया जाता है आगे की जो अगली उनकी पेशी होती है उसमें, जिसमें कि मेंटेनेंस चार्ज पहले निकिता ने 2 लाख मांगा था, फिर किसी तरह उसको सॉर्ट आउट करके 40,000 कर दिया गया। अब आप ही सोचिए, एक माँ अपने 4 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपए मांग रही है, जो कि वो बच्चा बड़ा होगा तो ये रकम और बढ़ती जाएगी, जिसमें कि माँ खुद जॉब कर रही हो तब भी। इन सारी बातों के खत्म होने के बाद अतुल जो है वो कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, वहां उन्हें निशा मिलती है, निशा जो कि निकिता की माँ है, और वो हंसते हुए अतुल का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मुझे लगा था कि अब तक तुम सुसाइड कर चुके होगे। तो अतुल जवाब में कहता है कि अगर मैं सुसाइड कर लूंगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी, जिसमें कि निशा का जवाब था कि पार्टी तो तब भी चलेगी क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप पैसे देंगे। अब अतुल को समझ में आ चुका था कि ये लोग नहीं रुकने वाले। जहाँ एक तरफ निकिता अतुल को जज के सामने सुसाइड के लिए बोलती है और जज वहां बैठे हंस रही होती है, जो कि किसी भी जज के सामने किसी इंसान को सुसाइड के लिए उकसाना एक क्राइम है। और एक ऐसी कोर्ट जहाँ पे जज के सामने पेशेकर 50-50 रुपए सबसे कलेक्ट कर रहा होता है और जज के सामने करप्शन हो रहा होता है, और उसके बाद वहाँ की जज भी 5 लाख रुपए मांगती है। फिर एक दिन अतुल से पेशेकर ने भी 3 लाख रुपए में रफा दफा कराने की बात कही थी। इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कि अब अतुल को न्याय मिलना मुश्किल है, जिसकी वजह से अतुल ने ये स्टेप लिया। तो अतुल की स्टोरी से इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे किस तरह से उकसाया गया है और उसे मानसिक तौर पे कितना प्रताड़ित किया गया है कि सामने वाला बंदा अपनी जान ही ले ले। इतना शोर था इस सुसाइड केस को लेकर के, लेकिन ये सुसाइड केस ही क्यों, हम लोग इसे हत्या क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक हत्या है जो उसके इन-लॉज ने और उसकी वाइफ ने अपने लालच में की। उसको उकसाया और मौत के घाट उतार दिया, इतना परेशान कर दिया कि अतुल के मम्मी पापा को अपना बेटा और एक भाई को अपना भाई, साथ ही अतुल का बेटा जिसको अभी समझ ही नहीं है किसी भी चीज की, उससे भी उसके बाप का साया छीन लिया। लेकिन हमें इस केस को सोशल मीडिया पे इतना बरकरार रखना चाहिए ताकि कभी किसी और इंसान के साथ ऐसा ना हो और कोई दूसरा अतुल ना तैयार हो। वैसे अतुल ने जाते जाते एक लड़ाई बाकी पुरुषों के लिए लड़ दी और इस सिस्टम के खिलाफ बोला भी। 2021 में 1,20,000 मर्द मरे हैं ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के वजह से, लेकिन एक अतुल सुभाष की वजह से अब देश जागरूक हुई है और अफसोस की ये बात है that men are also being harassed। ऐसे ही ना जाने कितने लड़के इन सारी चीजों के चलते आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि आज के समय में महिलाओं के लिए इतने सारे लॉ हैं जिन लॉ का बहुत सारी महिलाएं गलत फायदा उठाती हैं निकिता की तरह, और फॉल्स एलिगेशंस लगाने पे, फॉल्स केसेस पे भी निकिता के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अतुल की मौत और निकिता की गिरफ्तारी के बाद निकिता का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें निकिता ने कहा है कि उन्हें गुमराह किया गया था, उनकी मां ने उन्हें बहुत भड़काया था, और साथ ही अतुल के पिता ने और उनके भाई ने बच्चे की कस्टडी मांगी है। अभी और भी पन्ने खुलते रहेंगे, लेकिन हमें जरूरत है इस केस को सोशल मीडिया पे बनाए रखने की और अतुल और उसकी फैमिली के बिहाफ में जस्टिस की डिमांड करते रहने की। और जितना ज्यादा इस टॉपिक को ध्यान से समझा जाएगा और उनकी फैमिली का सपोर्ट किया जाएगा तो शायद आगे चल करके किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो, और ऐसा करने के लिए लड़के के भी इन लॉज की रोक कांपे। बस हमें इन चीजों पे इतना ही डटे रहना है, क्योंकि नेक्स्ट फिर ऐसे लोग आकर के हमारे किसी भी अपने को चोट पहुंचा सकते हैं और ऐसे ही लोग समाज को बदनाम करते हैं। तो अगर हम बात करें निकिता की, एक औरत जिसने पूरी औरत जात को बदनाम कर दिया, तो इसलिए गाइस, डार्क क्लिक साइनिंग ऑफ।